हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ईसीजी वेव्स की। जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, उसी तरीके से ईसीजी वेव्स में भी अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। अगर ईसीजी स्ट्रेट लाइन है तो आप लोग समझ सकते हो कि उसका क्या मतलब होता है। ओके, तो ईसीजी भी एक तरीके से लाइफ लेसन्स देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईसीजी वेव्स। ईसीजी एक तरीके से हार्ट का सिग्नेचर होता है, जिसमें डिफरेंट वेव्स होते हैं। आइए आज उनको डिस्कस करते हैं। और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय है और मेरा एक अपना स्टडी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है RX मेडिकल एकेडमी ऐप, जिस पे लाखों डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं। और ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने कोर्सेज सेलेक्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, नीट पीजी एस्पिरेंट्स, AIPG एस्पिरेंट्स अपने अपने कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। अपने क्लिनिकल नॉलेज, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं। तो आप लोग ऐप पे विजिट करके अपनी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपने अपने कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। राइट, तो आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईसीजी वेव्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो सबसे पहली वेव है, यूजुअली ये पॉजिटिव वेव होती है और आपकी पी वेव होती है। पी वेव के बाद जो पहली नेगेटिव वेव होती है, ये मेरे वर्ड्स याद रखना, पी वेव के बाद अगर कोई पहली नेगेटिव वेव है, अगर है कोई नेगेटिव वेव, तभी वो क्यू वेव है। कभी कभी क्यू वेव एब्सेंट होती है, नॉर्मल केसेस में भी। देन यू हैव बिगेस्ट वेव ऑफ ईसीजी, दैट इज योर आर वेव। फिर उसके बाद एक और नेगेटिव वेव आएगी, दैट इज योर एस वेव। और फाइनली आपकी एक और पॉजिटिव वेव आएगी, दैट इज योर टी वेव। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पढ़ते हुए आए हो। सबसे पहले पी वेव होगा, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, फिर टी वेव होगा। और यहाँ पे कुछ आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस पे भी आपने फोकस करना है। तो ये आपका पी वेव हो गया, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर टी वेव हो गया। आगे चल के डिस्कस करेंगे। पी वेव का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ। जब भी कोई स्ट्रक्चर डीपोलराइज होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्शन होता है। तो इसका मतलब ये करेस्पॉन्ड करेगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। तो अभी केवल इतना समझो, दिस इज इक्विवेलेंट टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैकेनिकल एक्टिविटी होगी, और हम लोग कह देंगे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का सिस्टोल होगा। फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब अब वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हुई हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। इसका मतलब अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब हार्ट का सिस्टोल होगा। लास्ट में आपके पास टी वेव है। टी वेव का मतलब है वेंट्रिकल सब रीपोलराइज होंगी। तो इसका मतलब है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगी, इसका मतलब है वेंट्रिकल्स डायस्टोल के फेज में चली जाएंगी। तो हार्ट के दो फेजेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेज़र करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। मान लो मैंने कह दिया ईसीजी में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं, ईसीजी फ्लैट लाइन है, इसी को ए सिस्टोल कहते हैं। इसका मतलब ना यहाँ पे डायस्टोल होगा, ना यहाँ पे सिस्टोल होगा। इसका मतलब है आगे ब्लड पंप नहीं होगा, इसका मतलब है पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ए सिस्टोल कभी आपको ईसीजी में मिलता है और आपके सामने पेशेंट है, तो इमीडिएटली आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, और पेशेंट को आईवी एड्रेनालिन देना है, और देखना है क्या कॉज है जिसकी वजह से ये कार्डियक अरेस्ट हुआ, मतलब ए सिस्टोल हुआ, और आपको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। ये सब हम लोग ACLS और BLS में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको एक ईसीजी स्ट्रिप दिखाई है। और जब भी मैं बात करूँगा एक ईसीजी स्ट्रिप की और एक टिपिकल ईसीजी की, टिपिकल ईसीजी वेव्स की, तब तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं लीड 2 की बात कर रहा हूँ। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, लीड 2 हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट लेग पे होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म पे होगा। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट होती है, सभी लोग जानते हो। तो जो लीड 2 की ईसीजी होती है, टिपिकल ईसीजी ट्रेसिंग्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग पी वेव देख सकते हो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, फिर टी वेव देख सकते हो, फिर नेक्स्ट पी वेव देख सकते हो, फिर नेक्स्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, फिर टी वेव देख सकते हो। तो ये एक नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग है। हार्ट रेट कैलकुलेट करना मैंने पहले ही बता दिया है, तो वो सारी चीज़ आप लोग लेक्चर में पीछे जाके देख सकते हो पार्ट 1 में। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईसीजी वेव्स। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे पी वेव की, फिर बात कर लेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, फिर बात कर लेंगे टी वेव की। अब आप लोग समझते हो पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स
वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, और ये टी वेव आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, एट्रियल डिपोलराइजेशन की तो बात हो रही है, एट्रियल रिपोलराइजेशन की बात नहीं हो रही है। तो जो एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है दैट इज बरीड इन दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आप सभी लोग जानते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग वेक्टर होगा, तो अगर एट्रिया यहाँ पे रिपोलराइज कर रही है तो इट विल गेट बरीड, उसकी कोई अलग से ट्रेसिंग नहीं आएगी, बल्कि उसकी ट्रेसिंग मास्क हो जाएगी किसमें, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में। तो हम लोग मेनली इन्हीं तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एट्रियल डिपोलराइजेशन, दिस इज योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड दिस इज योर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन से मतलब है कि आगे चल के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का मतलब है आगे चल के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल होगा, और फिर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का मतलब है आगे चल के वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, मतलब डायस्टोल और सिस्टोल होता रहेगा और आगे ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट है, और यहाँ पे डिफरेंट ईसीजी लीड्स हैं जो एक तरीके से कैमरे का काम कर रहे हैं, जो हार्ट को डिफरेंट एंगल से स्कैन करेंगे और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो जो लीड हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्सिस के अलोंग होती है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और डिटेल में देखना है तो आप लोग अगर ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऐप को विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपकी लीड 2 होगी। बहुत बार मैंने बता दिया है कि लीड 2 का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो लेफ्ट लेग पे होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका राइट आर्म पे होगा, यहीं पे आपका एसए नोड होता है, यहीं से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। पहले एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन होता है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि लीड 2 आपकी रेट और रिदम लीड होती है। किसी का हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, किसी में रिदम चेकआउट करना है, तो आपने लीड 2 पे फोकस करना है। जो टिपिकल ईसीजी ट्रेसिंग आप लोग देखते हो, फिर से बता दे रहा हूँ, ये लीड 2 के अकॉर्डिंग होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट के अलोंग होती है। यहाँ पे आप लोग पी क्यू आर एस टी वेव देख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग एक सेगमेंट देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये आपका पी आर सेगमेंट हो गया। इसी तरीके से आप लोग एक और आइसो इलेक्ट्रिक लाइन देख पा रहे हो, दिस इज योर एस टी सेगमेंट। जब जब हम लोग हार्ट ब्लॉक की बात करेंगे तो हम लोग पी आर प्रोलॉन्गेशन की बात करेंगे, तो हार्ट ब्लॉक का रिलेशन होगा इस पहली आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से, जिसको पी आर सेगमेंट कह रहे हैं। आगे चल के पी आर इंटरवल भी देखेंगे। एस टी सेगमेंट की जब जब हम लोग बात करेंगे तो कभी एस टी सेगमेंट ऊपर चला जाएगा, कभी एस टी सेगमेंट नीचे चला जाएगा, तब तब हम लोग हार्ट अटैक की बात करेंगे। ओके, तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसे ये ईसीजी वेव्स बनते हैं, फिर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग ईसीजी सुपर सिंप्लीफाइड सीरीज में बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ओके, आइए अब ईसीजी के एक एक पार्ट को समझते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग पी वेव से हो रहा है, कई बार मैंने बताया है दिस रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। इसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैकेनिकल एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे सिस्टोल या डायस्टोल। तो इसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर पी वेव एब्सेंट होगा, हो सकता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ना हो। ओके, तो ये भी अब नॉर्मल है। तो पी वेव सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे होगे पी वेव। पी वेव के जो डायमेंशंस होते हैं ये 3 मिलीमीटर से चौड़ाई में कम होने चाहिए, और इसकी जो हाइट होना चाहिए वो 2.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। तो समझते हैं, यहाँ पे आप लोग पी वेव देख सकते हो। पी वेव का मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, मतलब एट्रिया अंदर से पॉजिटिव हुई, एट्रिया के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आए, राइट, मेनली सोडियम। तो इसका मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैकेनिकल एक्टिविटी हुई, तो इसका मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद नो पी वेव, नो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले पी वेव पे फोकस करते हैं। देखो कितना इजी है। हम लोग हमेशा लीड 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर आप हार्ट बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर आप लोग एट्रिया पे ही केवल फोकस करो, ऐसे नोड से इम्पल्सेस मिले, कुछ इधर चले गए लेफ्ट एट्रिया की तरफ, कुछ आपके किधर चले आए राइट एट्रिया की तरफ। अब यहाँ पे नेट वेक्टर आप लोग देख सकते हो। नेट वेक्टर किधर चला जाएगा, नेट वेक्टर बीच में चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो का, और यही आपका क्या हो गया, एट्रियल डिपोलराइजेशन का नेट वेक्टर। और आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हो। पहले क्या डिस्कस कर चुके हो, पहले ये डिस्कस कर चुके हो कि जो आपकी लीड 2 होती है वो अलोंग द इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट होती है, और लीड 2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका कहाँ पे है, लीड 2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका लेफ्ट लेग पे है। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये राइट आर्म होगा।
तो आप लोग देख पा रहे होगे पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए जो ईसीजी की पहली वेव होती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से होती है, और एट्रियल डिपोलराइजेशन का नेट वेक्टर आप लोग कहाँ देख सकते हो, नीचे जा रहा है जहाँ लीड टू का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो एक पॉजिटिव वेव आएगी। तो इसीलिए पी वेव आपकी पॉजिटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस आपके किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। दोनों एट्रिया आपके डिपोलराइज होंगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, लेकिन उनका जो नेट वेक्टर होगा वो सीधा नीचे आएगा, और नीचे की तरफ आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रख रखा है लीड टू का। बाकी इलेक्ट्रोड्स में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन एक टिपिकल ईसीजी समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड अगर लेना हो तो लीड टू लेना है। हम लोगों ने पी वेव के फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है लीड टू के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे और कुछ डिस्कस करते हैं। आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे होगे, यहाँ पे एस ए नोड है, फिर उसके बाद ए वी नोड है। मैंने क्या कहा था, ए वी नोड थोड़ी देर के लिए इम्पल्सेस को रोक लेगा। इसका मतलब थोड़ी देर तक कोई चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब थोड़ी देर तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब थोड़ी देर तक इस ईसीजी में स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप लोग देखते हो पी वेव के बाद थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन आता है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर टी वेव आता है। ये जो स्ट्रेट लाइन आया है पी वेव के बाद और क्यू के जस्ट पहले, इसी को हम लोग कह देते हैं पी आर सेगमेंट। और ये जो पी आर सेगमेंट होता है, जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आप लोग देख पा रहे हो, ये ए वी नोड के जो ए वी नोडल डिले होता है उसकी वजह से आता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो ए वी नोड है, इन्होंने इम्पल्सेस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया होगा, ताकि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट करें, जो कि फिजियोलॉजिकली होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो ए वी नोड थोड़ा स्लो कंडक्टर है, थोड़ी देर तक इंटेंशनली उन्होंने इम्पल्सेस को रोक लिया, इसीलिए यहाँ पे पी आर सेगमेंट आया। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पी आर सेगमेंट। हार्ट ब्लॉक में जो ए वी नोडल डिले होता है ये और ज़्यादा हो जाता है। ओके, और ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब जितने टाइम में वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स पहुंचना था उससे भी लेट पहुंचेगा। तो ये हार्ट ब्लॉक सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी पी वेव है, फिर उसके बाद आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर टी वेव है। दिस इज पी वेव, दिस इज क्यू वेव, आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये वाला जो पार्ट है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये तो आपका पी आर सेगमेंट हो गया। अगर हम लोग पी वेव को भी इंक्लूड कर लें, समथिंग लाइक दिस, तो ये आपका हो जाता है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल का मतलब हो गया पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट। और पी आर इंटरवल की जो वैल्यू होना चाहिए ये 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड होना चाहिए। अगर किसी केस में पी आर सेगमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ए वी नोडल डिले और बढ़ जाएगा, मतलब वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स पहुंचने में ज़रूरत से ज़्यादा देरी होगी। इसी कंडीशन को आप लोग हार्ट ब्लॉक कहोगे। जब जब पी आर सेगमेंट बढ़ेगा पी आर इंटरवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग हार्ट ब्लॉक डिस्कस करेंगे तब तब हम लोग पी आर इंटरवल की बात करेंगे, और हार्ट ब्लॉक में ज़्यादातर केसेस में पी आर इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पहली वेव आपकी नेगेटिव होगी, ये आपकी क्यू वेव होगी, फिर एक बड़ी सी पॉजिटिव वेव होगी जो कि आपकी आर वेव होगी, फिर एक और नेगेटिव वेव होगी जो कि आपकी एस वेव होगी। इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, तो इसके 3 फेजेस होंगे। पहले फेज में क्यू वेव आएगा, फिर आर वेव आएगा, फिर एस वेव आएगा। ये सब डीपोलराइजेशन वेव हैं, तो इसका मतलब ये डीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से है, सबसे पहले यही होना है। उसके बाद आर वेव है, इसका मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एपेक्स है। फिर उसके बाद एस वेव है, इसका मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ बेस ऑफ हार्ट है। तो ये सीक्वेंशियल मैनर में वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होंगी। जब एट्रिया डीपोलराइज हुआ तो केवल एक वेव मिली। वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो रही हैं तो काफ़ी फास्टली 3 पार्ट्स में डिपोलराइज हो रहे हैं। तो पहले क्यू मिल गया सेप्टम की वजह से, फिर आर मिल गया एपेक्स की वजह से, फिर एस वेव मिल गया बेस की वजह से। समझते हैं। ओके, आइए अब लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। पहले ही मैंने कहा है कि 3 पार्ट में डिपोलराइज होगा। पहले सेप्टम डिपोलराइज होगा, मतलब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो कि सेप्टम किधर से डिपोलराइज करा है, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे सेप्टल डिपोलाइजेशन सबसे पहले होगा, और इसी की वजह से फिजियोलॉजिकल क्यू वेव मिलेगी जो कि नेगेटिव वेव मिलेगी अगर मैं लीड टू की बात करूँ। फिर उसके बाद फ्री वॉल डिपोलाइजेशन, मतलब मैं एपेक्स की बात कर रहा हूँ, ये आपका एपेक्स है।
फिर उसके बाद एपेक्स डिपोलराइज होगा, फिर उसके बाद बेस ऑफ हार्ट डिपोलराइज होगा, समथिंग लाइक दिस इज बेस ऑफ हार्ट। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आपका 3 पार्ट में हो रहा है। सबसे पहले आपकी क्यू वेव आ गई, फिर एपेक्स के डिपोलराइजेशन से बड़ी सी आर वेव आ गई, फिर बेस के डिपोलराइजेशन से आपके पास एस वेव आ गया। तो एक ही पॉजिटिव वेव आया लीड 2 में, बाकी 2 नेगेटिव वेव्स आए। तो यहाँ पे याद रखना है, पहले सेप्टम डिपोलराइज करेगा, फिर एपेक्स डिपोलराइज करेगा, फिर बेस डिपोलराइज करेगा। सेप्टम आप लोग देख सकते हो नीचे से ऊपर डिपोलराइज कर रहा है, वेक्टर इधर जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लीड 2 ड्रॉ कर दूँ समथिंग लाइक दिस, तो ये आपके लीड 2 में जो पहला वेक्टर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो सेप्टल डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लीड 2 में पहली वेव नेगेटिव आती है, जिसको आप लोग क्यू वेव कहते हो, क्योंकि सेप्टम ही सबसे पहले डिपोलराइज करेगा लेफ्ट टू राइट, तो पहली वेव आपने क्यू मिलनी है। उसके बाद एपेक्स डिपोलराइज करेगा अंदर से बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब जो नेट वेक्टर है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो एक बार फिर से पॉजिटिव वेव आ जाएगा। बेस डिपोलराइज करेगा समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब बेस डिपोलराइज करेगा तो एक नेगेटिव वेव और आएगा जो कि एस होगा। समझते हैं एक बार फिर। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपके बंडल ब्रांचेस हैं, और जो सेप्टम डिपोलराइज होगा वो कुछ इस तरीके से डिपोलराइज होगा। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सबसे पहले डिपोलराइज होगा, और सेप्टम का डिपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, मतलब चार्जेस आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोड जो आपका रखा हुआ है लीड 2 का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, पॉजिटिव चार्जेस आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिव वेव मिलनी है क्यू वेव। फिर उसके बाद एपेक्स डिपोलराइज होगा अंदर से बाहर की तरफ, मतलब एंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम की तरफ। तो ये कुछ इसका डिपोलराइजेशन वेक्टर होगा। तो जो दूसरे नंबर पे एपेक्स डिपोलराइज कर रहा है, ये डायरेक्शन में ही डिपोलराइज कर रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी आर वेव मिल जाएगी। फिर उसके बाद बेस ऑफ हार्ट डिपोलराइज होता है तीसरे नंबर पे, और आप लोग देख पा रहे हो पॉजिटिव चार्जेस से दूर जा रहे हैं। तो ये आपके पॉजिटिव चार्जेस हो गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं, तो एक और नेगेटिव वेव आएगी, एस वेव आ जाएगी। तो आपके पास 3 वेव्स मिलती हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। अगर यहाँ पे एक बार फिर से मैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन लूँ फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये वेंट्रिकल का क्रॉस सेक्शन है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कि सबसे पहले डिपोलराइज करेगा, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ फिर एपेक्स डिपोलराइज करेगा। तो सबसे पहले सेप्टम डिपोलराइज करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, फिर एपेक्स डिपोलराइज करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद आपका बेस डिपोलराइज करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गए, 3 वेक्टर हो गए समथिंग लाइक दिस। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये आपका सेप्टम हो गया, ये आपका एपेक्स हो गया, ये आपका बेस हो गया। यहाँ पे लीड 2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ केवल आपका ये एपेक्स वाला डिपोलराइजेशन आ रहा है, बाकी दोनों दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए पहले आपने क्यू वेव देख लिया, फिर आर वेव देख लिया, फिर एस वेव देख लिया, क्यू आर एस। तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लीड 2 में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे आता है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कितने पार्ट में होता है। पहले कौन सा पार्ट डिपोलराइज होगा, पहले सेप्टम डिपोलराइज होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिपोलराइज होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के। ओके, अब आपके पास एक एसटी सेगमेंट है। अब ये जो एसटी सेगमेंट है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे फ्लैट लाइन है, दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। और यही लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब किसी में हम लोग हार्ट अटैक या एंजाइना चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये आपका एसटी सेगमेंट है, तो कुछ इस तरीके से एसटी सेगमेंट है तो नॉर्मल है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट में एसटी सेगमेंट कुछ इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो सेगमेंट यहाँ होना चाहिए वो थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसी को हम लोग कह देते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन। आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर इसी पेशेंट में कार्डियक बायोमार्कर मतलब ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, सीपी के पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, मतलब पेशेंट में हार्ट अटैक है। अब हम लोग लास्ट वेव डिस्कस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट टी वेव। ये टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन,
और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या कहीं पे भी रीपोलराइजेशन होता है, इसका मतलब पोटेशियम सेल से बाहर चला जाता है, सेल दोबारा अंदर से नेगेटिव हो जाती है। आइए अब रीपोलराइजेशन मतलब टी वेव समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जब मैं डीपोलराइजेशन की बात करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कुछ इस तरीके से डीपोलराइजेशन होगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एंडोकार्डियम पहले डीपोलराइज होगा, फिर आपका लास्ट में पेरिकार्डियम डीपोलराइज होगा। ये हार्ट के अंदर की लेयर है, दिस इज योर एंडोकार्डियम, और ये हार्ट के बाहर की लेयर है, दैट इज योर पेरिकार्डियम। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो एंडोकार्डियम टू पेरिकार्डियम होता है, राइट। तो ये आपका डीपोलराइजेशन वेक्टर बन जाता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये आपका आर वेव आ गया, ये एपेक्स के डीपोलराइजेशन की वजह से बना होगा। अब मैं रीपोलराइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ, और जब रीपोलराइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं टी वेव की बात कर रहा हूँ। जो रीपोलराइजेशन होता है ये उल्टा होता है, ये बाहर से अंदर होता है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो डीपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ, रीपोलराइजेशन में मैं कह रहा हूँ पहले ये पार्ट नेगेटिव होगा, फिर ऊपर ये नेगेटिव वेव फ्लो करता जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लीड टू का नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो, नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ नेगेटिव फ्लो होगा तो भी पॉजिटिव वेव आएगा, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव फ्लो होगा तो भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, उल्टा होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव वेव। तो इसीलिए टी वेव आपकी पॉजिटिव वेव आती है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे क्या डिपोलराइज हो रहा है, एट्रिया डिपोलराइज हो रहा है, और जो नेट वेक्टर आएगा वो नीचे आएगा। आपने लीड टू का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर रखा है, क्योंकि डिपोलराइजेशन है तो पॉजिटिव चार्जेस से बात हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका एक पी वेव आ गया, राइट। एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे चल के सबसे पहला पार्ट जो वेंट्रिकल का डीपोलराइज होगा वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। आप लोग देख पा रहे हो ये डीपोलराइजेशन वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, ऊपर आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा हुआ है और नीचे आपने पॉजिटिव रखा है। तो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव वेव बनती है, ये क्यू वेव बनती है। ये डीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से बनती है। ये वेंट्रिकल का पहला पार्ट होता है जो डीपोलराइज होता है। अब ये एपेक्स डीपोलराइज होगा, आइए देखते हैं। फिर उसके बाद एपेक्स डीपोलराइज होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, तो इस तरीके से चार्जेस फ्लो करेंगे। इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, तो क्यू के बाद एक पॉजिटिव वेव आएगी जो कि सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि एपेक्स सबसे बल्कि है। फिर उसके बाद देखो बेस डीपोलराइज हो रहा है, बेस इधर की डायरेक्शन में डीपोलराइज हो रहा है, तो अगेन पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे हैं, तो अगेन आपके पास एक एस वेव आ गया। तो पी वेव क्यों बनता है, पी आर सेगमेंट क्यों होता है, क्यू आर एस क्यों होता है, ये भी समझ लिया। फिर उसके बाद लास्ट में आपका टी वेव बनेगा, क्योंकि अब ये जो रीपोलराइजेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव पहले लास्ट वाला पार्ट होगा, फिर अंदर वाला पार्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब एक और पॉजिटिव वेव आएगा। तो हम लोगों ने ईसीजी के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है। क्विक रिकैप करते हैं, पी वेव आया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, फिर उसके बाद टी वेव आया, बीच में आपका एसटी सेगमेंट है और पीआर सेगमेंट है। इस डायग्राम को हम लोग काफ़ी जूम कर देते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपने पी वेव देखा जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर आपने पी आर सेगमेंट देखा, थोड़ी देर तक कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एवी नोडल डिले है। पी आर इंटरवल आप लोग देखोगे जिसमें आपने पी वेव को पी आर सेगमेंट से जोड़ दिया है, इसको हम लोग हार्ट ब्लॉक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया जो कि आपका बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद एस टी सेगमेंट आ गया जो कि आपको बताता है प्लेटिव फेज, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन और हार्ट अटैक में। फिर उसके बाद आपके पास टी वेव आ गया जो कि आपका बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका डायस्टोल होगा, डीपोलराइजेशन के करस्पॉन्डिंग आपका सिस्टोल होगा। ओके, तो आगे चल के हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी, लेकिन हम लोग डिजीजेस से रिलेट करते हुए देखेंगे। अगला लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग हार्ट अटैक पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम लोग एसटी सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें कभी एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, कभी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा, कभी हो सकता है एसटी सेगमेंट में कोई चेंज ना हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा। बाय बाय, टेक केयर।